क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण अनाथ बालक जिसने बचपन में भूख से तड़पते हुए भी हार नहीं मानी, कैसे पूरे भारत का सम्राट बन गया? और उसके पीछे खड़ा था एक ऐसा महान गुरु जिसे आज हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। एक ऐसा गुरु जिसने सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और गुप्तचरों के जाल से इतिहास ही बदल दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे 2400 साल पहले की उस दुनिया में जहां भारत बिखरा हुआ था, जहां नंद वंश की सत्ता जनता को दबा रही थी, जहां यूनानी आक्रमणकारी अपनी ताकत दिखा रहे थे, और इन्हीं अंधेरों के बीच पैदा हुआ था एक उजाला, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर गुप्तचर चाणक्य न होते तो शायद इतिहास में चंद्रगुप्त का नाम ही न होता। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, यह है संघर्ष, बदला, रणनीति और साम्राज्य की नींद की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्तचर चाणक्य और साम्राज्य की नींव। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में सपने तो थे लेकिन पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। लेकिन उस समय वह सिर्फ भूख से लड़ता एक गरीब अनाथ था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मौर्य कुल में हुआ था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके साथ खेल खेला हो। पिता का साया बचपन में ही छिन गया, मां ने जैसे तैसे बेटे को पाला, लेकिन गरीबी और भूख हर दिन की कहानी थी। गांव के बच्चे खिलौनों से खेलते, पर चंद्रगुप्त मिट्टी की ढेलियों से घोड़े और सैनिक बनाता। वह उन ढेलियों से सेना खड़ी करता और खुद राजा बन जाता। लोग हंसते थे लेकिन उसे रोक नहीं पाते थे। एक दिन गांव का मुखिया आया और हंसते हुए बोला, ओ छोटे, तू राजा बनेगा? तेरे पास खाने को रोटी नहीं और तू साम्राज्य की बातें करता है। चंद्रगुप्त ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हाँ, आज मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन एक दिन मैं इस धरती का मालिक बनूंगा। यह जिद थी, यह सपना था, और यही सपना आगे जाकर इतिहास बना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जिद से साम्राज्य नहीं बनता। जरूरत होती है एक मार्गदर्शक की, एक गुरु की, और यही वह क्षण था जब उसकी किस्मत बदलने वाली थी। क्योंकि चंद्रगुप्त की मुलाकात होने वाली थी चाणक्य से, उस महान गुरु से जिसने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली थी, और ठान लिया था कि वह एक नए साम्राज्य की नींव रखेगा। कभी कभी इतिहास की दिशा एक अपमान से बदल जाती है, और यही अपमान बना भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव। मगध की धरती पर उस समय शासन कर रहा था धनानंद, नंद वंश का राजा जिसके पास अपार धन था, लेकिन जनता के दिलों में उसके लिए कोई सम्मान नहीं। उसकी सेना विशाल थी, उसका खजाना सोने चांदी से भरा था, पर उसका शासन क्रूर और अन्यायी था। इसी समय एक ब्राह्मण आया, दुबला पतला, साधारण वेशभूषा में, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, उसकी वाणी में बिजली थी। यह थे चाणक्य। चाणक्य ने सभा में प्रवेश किया और राजा से कहा, हे नंद, मैं यहां आया हूं भारत को एकजुट करने के लिए। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ताकि ये धरती विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रह सके। धनानंद पहले हंसा, फिर उसका अपमान करते हुए बोला, यह कैसा दुबला पतला ब्राह्मण है? तेरे जैसे लोग राजाओं को उपदेश दे सकते हैं? तेरी औकात क्या है? निकल यहां से। सभा में हंसी गूंज उठी। चाणक्य की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई, सुन नंद, जिस दिन मेरी यह चोटी दोबारा बंधेगी, उस दिन तेरे वंश का अंत होगा, और भारत पर राज करेगा वह जिसे मैं चुनूंगा। सभा सन्नाटे में डूब गई। चाणक्य बाहर निकला और उसी क्षण ठान लिया, वह एक नए सम्राट को गढ़ेगा। लेकिन सवाल था, कौन बनेगा वह सम्राट? किसके हाथों में होगा नंद वंश का अंत? और तभी किस्मत ने उसे मिलवाया उस बालक से जिसकी आंखों में राजा बनने का सपना था, चंद्रगुप्त मौर्य। कभी कभी किस्मत दो इंसानों को ऐसे मिलाती है जैसे वे जन्म ही एक दूसरे के लिए हुए हों। एक था चाणक्य, अपमान से जलता हुआ, बदले की आग में तपता हुआ, और दूसरा था चंद्रगुप्त, भूख और गरीबी से जूझता हुआ, लेकिन दिल में साम्राज्य का सपना लिए। कहा जाता है, एक दिन चाणक्य बाजार से गुजर रहा था। वह देखता है कि बच्चे मिट्टी के खिलौनों से राजा राजा खेल रहे हैं। सबसे आगे खड़ा था एक लड़का,
तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरी आवाज। वह लड़का अपने साथियों को आदेश दे रहा था, तुम बनो सैनिक, तुम बनो मंत्री और मैं हूं राजा चंद्रगुप्त। चाणक्य ठिठक गया। उसकी नजरें उस बालक पर टिक गईं। वह पास आया और बोला, बेटा राजा बनने का इतना शौक क्यों है? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं। यही वह क्षण था जब चाणक्य को अपने शिष्य मिल गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया। उसे तक्षशिला ले जाकर शिक्षा दी, रणनीति, राजनीति, युद्ध कला, गुप्तचर विद्या, सब कुछ। चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह भी सिखाया गया कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, राज्य तलवार से नहीं टिकते, वे टिकते हैं गुप्त सूचना और जनता के विश्वास से। यही कारण था कि चाणक्य ने एक विशाल गुप्तचर तंत्र खड़ा किया। गांव-गांव, नगर-नगर में उसके जासूस थे। किसी के घर में नौकर, किसी के दरबार में मंत्री, किसी का रूप व्यापारी तो कोई साधु। हर कोई चाणक्य का आदमी था। उनकी एक ही जिम्मेदारी थी, नंदवंश की कमजोरियां खोजना। धीरे धीरे ये खबरें आती रही, जनता नंदों से परेशान है, सैनिकों में असंतोष है, विदेशी आक्रमणकारी सीमा पर नजर गड़ाए बैठे हैं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है चंद्रगुप्त, अब तुझे राजा नहीं सम्राट बनना है। कहते हैं हर साम्राज्य की शुरुआत खून और पसीने से होती है, और चंद्रगुप्त की राह भी आसान नहीं थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जब पहली बार नंद वंश पर आक्रमण किया तो उन्हें लगा कि जनता उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंदों की विशाल सेना ने उन्हें कुचल दिया। चंद्रगुप्त को हार का सामना करना पड़ा। कई सैनिक मारे गए। चंद्रगुप्त निराश होकर बोला, गुरुदेव, शायद मैं राजा बनने के योग्य नहीं। चाणक्य ने गहरी सांस ली और कहा, चंद्रगुप्त, याद रख, राजा वही बनता है जो हार से सीख ले। युद्ध तलवार से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। कहते हैं हार के बाद चंद्रगुप्त एक गांव में छिपा। वहां उसने देखा एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। बच्चा बार बार रोटी के बीच से खाना चाहता और जल जाता। औरत बोली, मूर्ख मत बन, हमेशा किनारे से खाना शुरू कर, बीच से खाने पर जल जाएगा। यह सुनकर चंद्रगुप्त को एक अद्भुत विचार आया। उसने सोचा, नंद साम्राज्य के बीच में घुसने से हार होगी, हमें किनारों से हमला करना होगा। चाणक्य ने तुरंत योजना बनाई, पहले छोटे छोटे जनपदों पर कब्जा करो, जनता का विश्वास जीतो, नंद साम्राज्य को चारों ओर से घेरो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने छोटे राज्यों को जीता। लोगों ने देखा यह राजा जनता का दुख दर्द समझता है। उसके साथ गांव-गांव की भीड़ जुड़ती गई। चाणक्य ने गुप्तचरों को आदेश दिया, नंद साम्राज्य की सेना में फूट डालो। सैनिकों को समझाओ कि राजा सिर्फ अपने खजाने की रक्षा करता है, जनता और सैनिकों की नहीं। धीरे धीरे नंद की सेना टूटने लगी। लोग बगावत करने लगे और आखिरकार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर था। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें और नगाड़ों की गूंज। लेकिन इस बार हालात अलग थे। जनता उनके साथ थी, रणनीति उनके पास थी और इतिहास उनके पक्ष में था। मगध की धरती कांप रही थी, नंद वंश की गद्दी डगमगा रही थी और इतिहास इंतजार कर रहा था एक नए सम्राट का। धनानंद अपनी विशाल सेना लेकर मैदान में उतरा। उसके पास हाथी, घोड़े और सोने चांदी से भरा खजाना था। लेकिन चंद्रगुप्त के पास कुछ और था, जनता का विश्वास और चाणक्य की रणनीति। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें चमकने लगी, हाथियों की चिंगाड़ गूंज उठी, धूल और खून से जमीन लाल हो गई। चाणक्य दूर खड़े थे, उनकी आंखें हर चाल पर नजर रख रही थी। उन्होंने इशारा किया और चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को 3 दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। नंद की सेना भ्रमित हो गई। गुप्तचरों ने अंदर ही अंदर बगावत फैला दी थी। कई सैनिक चंद्रगुप्त के पक्ष में आ गए। धनानंद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना टूटती गई। आखिरकार महल तक चंद्रगुप्त की पहुंच हो गई। महल के सामने जब धनानंद और चंद्रगुप्त आमने सामने खड़े हुए तो इतिहास थमसा गया। धनानंद घमंड से बोला, तू कौन है जो मुझे चुनौती देने आया है? चंद्रगुप्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे जनता ने चुना है। मैं हूं चंद्रगुप्त मौर्य, इस धरती का सच्चा शासक।
और उसी क्षण धनानंद का अंत हो गया। मगध की गद्दी अब चंद्रगुप्त के हाथों में थी। लोगों ने जयकार की, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। चाणक्य ने आगे बढ़कर उसकी चोटी बांधी, वही चोटी जिसे नंदों के अपमान के दिन उन्होंने खोला था। चाणक्य बोले, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ, भारत को उसका सच्चा सम्राट मिल गया। उस दिन से इतिहास ने नया अध्याय लिखा। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत की धरती पर विदेशी कदम पड़ चुके थे। यह सिर्फ भूमि का युद्ध नहीं था, यह था अस्तित्व का संघर्ष। चंद्रगुप्त के समय से कुछ वर्ष पहले ही यूनान का महान योद्धा सिकंदर भारत की धरती पर आ चुका था। उसकी सेना ने पंजाब और सिंधु क्षेत्र तक कब्जा जमा लिया था। कई छोटे छोटे राजा उसके आगे झुक चुके थे, लेकिन सिकंदर की मृत्यु अचानक हुई। उसके बाद उसकी विशाल सेना अलग अलग हिस्सों में बंट गई। भारत में उसका प्रतिनिधि था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ने सोचा, भारत अभी कमजोर है, मगध पर कब्जा करना आसान होगा। जब यह खबर चंद्रगुप्त तक पहुंची तो वह थोड़े विचलित हुए, लेकिन चाणक्य शांत थे। उन्होंने कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, यूनानियों के पास तलवारें हैं, पर हमारे पास दिमाग और रणनीति है। उन्हें हराने के लिए जरूरी है उनकी सेना की ताकत को तोड़ना। चाणक्य ने फिर से अपने गुप्तचर तंत्र को सक्रिय किया। उन्होंने यूनानी सैनिकों में खबर फैला दी, भारत की गर्मी और बीमारियां तुम्हें मार डालेंगी। धीरे धीरे यूनानी सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। अंततः चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। घोड़े, हाथी और तलवारें। भारत की धरती युद्ध भूमि में बदल चुकी थी। सेल्यूकस ने सोचा था कि यूनानी अनुशासन भारत की सेना को कुचल देगा, लेकिन उसने भारतीय युद्ध नीति को कम आंका था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग ने सीधा हमला किया, दूसरे भाग ने जंगल का सहारा लेकर पीछे से आक्रमण किया, और तीसरा भाग हाथियों का दस्ता यूनानी घोड़ों पर टूट पड़ा। यूनानी सेना बुरी तरह टूट गई। सेल्यूकस हार गया। सेल्यूकस ने हार मानकर चंद्रगुप्त से संधि कर ली। उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और बदले में भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। इस तरह न सिर्फ युद्ध जीता गया, बल्कि कूटनीति से भी भारत और मजबूत हुआ। चाणक्य ने गर्व से कहा, देखा चंद्रगुप्त, अब भारत के सामने कोई विदेशी शक्ति टिक नहीं पाएगी। आज से मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक शक्ति है जिसे दुनिया याद रखेगी। सच्चा सम्राट वही होता है जो सिर्फ भूमि पर नहीं, बल्कि जनता के दिलों पर भी राज करे। चंद्रगुप्त ने नंद वंश और यूनानियों को हराने के बाद रुकना नहीं सीखा। उन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उत्तर में हिमालय की तलहटी तक उनका झंडा लहराया। पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक उनका प्रभाव पहुंचा। पूर्व में बंगाल और असम तक उनका शासन फैला। दक्षिण में दक्कन के कई राज्यों को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ युद्धों से ही महान नहीं बने, उन्होंने अपनी जनता का ख्याल रखा। चाणक्य ने उनके लिए शासन व्यवस्था की नींव रखी। अर्थशास्त्र में वर्णित नीतियां लागू की गई। किसानों से उचित कर वसूला जाता, अत्याचार नहीं। सैनिकों को वेतन मिलता ताकि वे गद्दारी न करें। व्यापारियों को सुरक्षा दी गई, जिससे व्यापार फला फूला। आम जनता को न्याय दिलाने के लिए अदालतें बनाई गई। जनता कहने लगी, यह सम्राट हमारा अपना है, यह हमें लूटता नहीं, हमारी रक्षा करता है। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी उसका अनुशासन। चाणक्य ने गुप्तचरों को सक्रिय रखा। राज्य के हर कोने से खबर तुरंत राजधानी पहुंचती थी। अगर कहीं विद्रोह की आहट भी मिलती तो तुरंत उसका समाधान कर दिया जाता। इसी वजह से साम्राज्य मजबूत होता गया। कई बार चंद्रगुप्त गर्व से कहते, गुरुदेव, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। चाणक्य मुस्कुराकर उत्तर देते, नहीं चंद्रगुप्त, यह तुम्हारी मेहनत और जनता का विश्वास है। मैं तो बस मार्गदर्शक हूं। सम्राट वही बनता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। किसी भी सम्राट के पीछे सिर्फ उसकी तलवार नहीं होती, बल्कि उसका गुरु होता है। और चंद्रगुप्त का गुरु था चाणक्य।
चाणक्य और चंद्रगुप्त का रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं था, वह रिश्ता था पिता और पुत्र जैसा। जब कभी चंद्रगुप्त युद्ध से लौटता तो सबसे पहले चाणक्य के चरण छूता। चाणक्य उसे आशीर्वाद देते और कहते, राजा वही होता है जो जीत के बाद भी विनम्र रहे। चंद्रगुप्त अपने दरबारियों से कहता, मेरे राज्य में कोई सबसे बड़ा है तो वह मेरे गुरु है। चाणक्य ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म को समर्पित कर दिया। उनकी जीवन शैली साधारण थी। राजमहल के वैभव के बीच भी वह साधु की तरह रहते। उनकी एक ही लगन थी, भारत एक हो, मजबूत हो और आत्मनिर्भर हो। कहते हैं, उम्र बढ़ने के साथ चंद्रगुप्त का मन वैराग्य की ओर झुक गया। उन्होंने जैन मुनियों से प्रभावित होकर राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और खुद दक्षिण भारत के श्रीवनबेलगोला कर्नाटक चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की और अंततः समाधि ली। चाणक्य भी अपने अंतिम वर्षों में शांत हो चुके थे। कुछ कथाओं के अनुसार उनके विरोधियों ने षड्यंत्र कर उन्हें राजमहल में ही जहर दिलवा दिया, लेकिन उनकी नीतियां और उनका दर्शन अमर हो गया। उन्होंने कहा था, मेरे बाद भी यदि भारत खड़ा रहेगा तो उसकी नींव होगी नीति, गुप्तचर और जनता का विश्वास। आज भी जब इतिहास की किताबें खोली जाती है तो चंद्रगुप्त और चाणक्य का नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ राजा और मंत्री की कहानी नहीं थी, यह थी गुरु और शिष्य की अमर जोड़ी। इतिहास हमें सिर्फ युद्धों की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि वह हमें रास्ता दिखाता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी हमें सिखाती है, संघर्ष से मत डरिए। एक गरीब और अनाथ बालक भी अगर हिम्मत रखे तो वह सम्राट बन सकता है। सही गुरु का साथ जीवन बदल देता है। अगर चंद्रगुप्त अकेला होता तो शायद कभी सम्राट नहीं बन पाता, लेकिन चाणक्य जैसा गुरु मिलने से वह इतिहास में अमर हो गया। रणनीति ताकत से बड़ी होती है। नंदवंश और यूनानी सेनाएं ताकतवर थी, लेकिन चाणक्य की नीति और गुप्तचर जाल ने उन्हें पराजित कर दिया। जनता ही असली ताकत है। चंद्रगुप्त ने जनता का विश्वास जीता, तभी उसका साम्राज्य भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। दोस्तों, सोचिए, अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त न होते तो शायद भारत कभी एकजुट नहीं हो पाता। वे सिर्फ राजा और मंत्री नहीं थे, बल्कि वह नींव थे जिस पर भारतीय इतिहास की सबसे मजबूत इमारत खड़ी हुई। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्तचर, चाणक्य और साम्राज्य की नींव की यह गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहते हैं। याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, वह हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। मैं हूं रासा भारत और आप देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की अमर गाथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।